नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इसका अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलना चाहूं तो इसका मतलब ये होता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रिलीजियस शिक्षा आपको दी जा रही है, मान लो आप हिंदू धर्म में हैं, आपको मंदिरों में आपकी गीता से रिलेटेड या रामायण से रिलेटेड कोई शिक्षा दी जा रही है, तो आप प्रतिबंधित नहीं है कि आपको ज़रूरी है आपको अडॉप्ट ही करनी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो मदरसा की मैं बात करूं, तो मुस्लिम लोग अधिकतर क्या होते हैं, बच्चों को मुस्लिम में मतलब मदरसा में पढ़ाना अच्छा समझते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को मदरसा में भेजते हैं और वहाँ पर सोचते हैं कि वो पढ़े। ठीक है, तो आपको ये आज़ादी है कि आप उसको अटेंड करना चाहें या ना चाहें, दोनों ही है। मतलब ये आपको आज़ादी है, अगर आप चाहें तो उसे अटेंड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप कोई आपको मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको ज़रूरी है कि आपको करना ही है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली क्रिश्चियन लोग या मतलब हमारे सिख धर्म के लोग या जैन धर्म के लोग या बौद्ध धर्म के लोग, पारसी, ठीक है, जो भी हैं, हमें उससे आज़ादी है। तो हमारा आर्टिकल जो 28 है वो हमेशा ये बोलता है, क्या बोलता है कि अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कहना चाहूँ कि आर्टिकल जो जो अनुच्छेद हमारा 28 है के अंतर्गत जो राज्य के निधि में से पूर्णतया अगर देखा जाए, जो पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। ठीक है, हालांकि यह व्यवस्था उन यानी संस्थानों में लागू होती है जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी जो यानी कि स्थापना किसी यानी कि विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। मेरा कहने का मतलब है ये कि हालांकि उसे स्टेट के अंदर चलाया जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली वो मतलब किसी अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं अगर इसको खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूँ तो इस तरीके से मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँ कि आर्टिकल 28 बोलता है क्या कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइड, ठीक है, शैल बी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि जो स्टेट फंड से निकल कर आता हो। मतलब सिंपल तरीका अगर मैं बोलूँ, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की जाएगी। अगर बात की जाएगी तो सभी धर्मों की बात की जाएगी, कोई पर्टिकुलरली इस्लाम धर्म की या पर्टिकुलरली हिंदू धर्म की या पर्टिकुलरली सिख धर्म की या पर्टिकुलरली क्रिश्चियन धर्म की कोई बात नहीं की जाएगी। हालांकि मैं अगर बोलना चाहूँ, ये जो प्रोविजन है शेल नॉट बी अप्लाई टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है जो एडमिनिस्ट्रेड किया जा रहा है बाय स्टेट, बट स्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट्स ट्रस्ट, जैसे कुछ कुछ लोग ट्रस्ट देके बनवाते हैं। ठीक है, रिक्वायरिंग इम्पोर्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जैसे अगर उनमें मैं बात कर लूँ, सच इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, फर्दर नो पर्सन, कोई भी पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको आज़ादी है कि आप चाहें तो उसे अटेंड करें, आप चाहें तो ना अटेंड करें। स्टेट आप पर कोई भी इम्पोजिशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। सिंपल, मैं सिंपल तरीका में अगर बोलना चाहूँ, आर्टिकल 28 ये बोलता है कि आपको आज़ादी है, आप चाहें वो जितनी भी जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं उस पर्टिकुलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसे अडॉप्ट करें या ना करें, यहाँ पर स्टेट कोई भी इम्पोजिशन नहीं लगाएगा। सिंपल शब्दों में अगर ये बोले तो ठीक है। उसके बाद कह रहा हूँ मैं कि द स्टेट, जो स्टेट है, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड shall be required attending any religious instruction worship in the institution without consent। अब आइए देखिए दूसरे पैराग्राफ में मैं बता रहा हूँ, इन केस ऑफ द माइनर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज नीड। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये, कोई अगर छोटा सा बच्चा है
और उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, तो उसमें उसके जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट मांगा जाएगा कि आप अपने बच्चे को, ये जो बच्चा पढ़ रहा है, इसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाएं या नहीं दी जाएं। अगर पिताजी या माताजी या वो बड़ा भाई उसका बोलता है कि इसको देना है तो उसको कैरी ऑन किया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि इनको नहीं दिया जाएगा तो कैरी ऑन नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये जो आर्टिकल 28 है वो एक डिस्टिंग्विश करके चलता है किसके बीच में, 4 टाइप्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 4 प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। ए पार्ट में अगर बात करें तो कहता है कि इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो पूर्ण तरीके से मेंटेन किए गए हैं स्टेट के द्वारा। दूसरा, वो इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा लेकिन स्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट्स ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है, यानी कि उसे स्टेट लेकर चल रहा है लेकिन उसे बनवाया किसी ट्रस्ट के द्वारा गया है, रुपए लोगों से ले लेकर बनवाया गया है। फिर उसके बाद अगला क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। अगली बात है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। देखिए 4 इंस्टीट्यूशन की मैंने बात बता दी। अब इनको मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा ऐसे संस्थान, पहला पार्ट मैं अगर पहले एक ही बात करूँ तो उसमें कह रहा है ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रख रखाव, ठीक है, राज्य करता है। दूसरी बात, राज्य की परिभाषा या स्टेट की परिभाषा मैंने पहले बता दी है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना की जो किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई हो, ठीक है। उसके बाद जो सी पार्ट है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, जैसे जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिकॉग्नाइजेशन किसके द्वारा किया गया, स्टेट के द्वारा। उसका जो डी पार्ट है वो क्या बोलता है, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहा है, ऐड करता है, मतलब ऐड मतलब कुछ धन पा रहा है, किससे, किसी पर्टिकुलरली जैसे स्टेट से पाया उसने, तो उसी में इसने बोला कि ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो और अपने काम को आगे लेकर चल रहे हो। तो इसी में बताया उसने कि ए पार्ट जो है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब जो पूर्ण तरीके से स्टेट के द्वारा बनाया गया है और स्टेट ही उसे लेकर चल रहा है, तो उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज जो है उनको प्रोहिबिट किया जाएगा कि आप रिलीजन का कोई भी ज्ञान यहाँ पर ना दें, बस। बी पार्ट वाले में बोल रहा है, जो मैंने सेकंड वाला बताया, तो उसमें बताया था रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिट, यानी कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है, सी में भी दे सकते हैं, ठीक है। डी क्या बोल रहा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिट एंड ऑन वॉलंटरी बेसिस, कुछ यानी कि मतलब उसकी यानी कि सीमाएं होंगी जिसके बेस पर आप उसे देना चाहोगे, ठीक है। तो मतलब जो चौथा है वो कह रहा है स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, कुछ स्वैच्छिक आधार पर, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। अगला पेज ये बोलता है कि कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स, मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अगर पहला देखा जाए तो उसमें यह है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है। उसी में आर्टिकल अगर पहला देखा जाए तो उसी में जो आर्टिकल है 29 उसको कवर किया गया है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है उसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत कुछ आपको सिखा देगा अपने बारे में कि एक्चुअल में मैं क्यों हूं और मैं क्यों लाया गया यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, यानी कि सिटीजन का कोई भी सेक्शन, ठीक है, जो रिसाइड करता है भारत के अंदर कहीं भी रहता है, जिसकी कुछ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, मतलब उसकी लैंग्वेज कुछ भिन्न है, उसकी स्क्रिप्ट कुछ भिन्न है, उसका कल्चर कुछ अलग है, ठीक है, शैल हैव द राइट टू कंजर्व सेम, उसको यानी कि बचाकर रखने का उसका अधिकार है। जैसे मैं अगर बात करूं, बहुत से जनजातीय लोग हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर बाहरी लोगों को घुसने का मतलब अधिकार नहीं देती है, तो उनकी जो पर्टिकुलरली ट्राइब लोग की लैंग्वेज है, उनका जो लिखने का स्टाइल है, उनका बोलने का जो स्टाइल है, ठीक है, उनके जितने भी जो कल्चरल राइट्स हैं उनको बचा के रख रही है कि ये ट्राइब हमारे यहाँ है। अभी अमेरिका में अमेजन जो फॉरेस्ट था वहां पर एक पर्टिकुलरली ट्राइब का बंदा लास्ट बचा हुआ था, जिसको आदिवासी हम लोग बोलते थे,
वो मर गया बेचारा, मतलब कुछ 100 वर्ष की या यानी 90 वर्ष की उम्र में आकर वो खत्म हो गया। वो अकेला अपनी ट्राइब का बंदा बचा हुआ, तो वहां पर उस ट्राइब का बंदा मतलब खत्म हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैं ऐसे लोगों को बचा के रखूं। हमारी ये क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, विरासत है। उसके आगे अगर देखना चाहें तो उसके आगे मैं अगर बोलूं क्या है कि नोट सिटीजन, कोई भी ऐसा सिटीजन शैल हैव डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट रिसीविंग, कोई भी नागरिक, ठीक है, शैल बी डिनाइड, उसको डिनाइड किया जाएगा, ठीक है, कोई भी यानी कि नागरिक को डिनाइड नहीं किया जाएगा एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है तो उसमें किसी को डिनाई नहीं किया जाएगा, सबको बराबर का अधिकार है। आप वहां पर क्या ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा यहाँ पर, वो भी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है। और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, कास्ट, रैस एंड रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूं, देखिए मैंने अभी बात करी यहाँ पर कि जैसे हर चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करके चलेंगे, बात आगे समझ में। फिर किसी भी नागरिक जो यानी जो कोई भी नागरिक हो, किसी यानी जो भी नागरिक हो, इसके अतिरिक्त जैसे संस्थान में उसे यानी कि क्या करना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर ये जैसे मैं अभी कुछ लैंग्वेज और यानी कि जो बात कर रहा था अभी यहाँ पर इसके मानी किसी पर्टिकुलरली लैंग्वेज और माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है, तो उसमें प्रोहिबिशन है। मतलब माइनॉरिटीज में अगर देखना चाहूँ तो जैसे ट्राइब के लोग आ गए, उसमें घुसने का भी अधिकार नहीं है आपको, उनकी लैंग्वेज या इंस्टीट्यूशन है उन्हीं को अधिकार है। लेकिन अगर कोई स्टेट मतलब हमारी स्टेट बना रही है किसी भी पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन को, आपको बराबर का अधिकार है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप रिसीव कर सकते हैं एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी कि जो भी आपने फंड दिया है उसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। किसके ग्राउंड पर, रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, लैंग्वेज के। बात समझ में आ गई होगी, उसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्थान या उसमें यानी कि सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या आधार में प्रवेश रोका नहीं जा सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सपोज करो एक जैसे मतलब स्टेट, मतलब मैं सिंपल तरीके से अगर बात बोलूं यहाँ पर, जैसे राजकीय महाविद्यालय है या राजकीय इंटर कॉलेज है लखीमपुर खीरी में, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये सभी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। अगर यहाँ पर कहा जाए कि खाली हिंदुओं को एडमिशन दिया जाएगा और मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे को प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा। ये बातें मैंने क्यों कही, क्योंकि यहाँ पर उसने बोल रखा है कि किसी को भी रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर और लैंग्वेज के बेस पर कभी भी स्टेट के द्वारा जो यानी कि स्टैब्लिश की गई है इंस्टीट्यूशन, उसमें एडमिशन लेने के लिए नहीं रोका जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब अगला पार्ट देखो, मैं थोड़ा क्यों इधर उधर की बातें करता हूँ, इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए मेरे भाई, बस सिंपल तरीका ये। अगला है द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वाइल द सेकंड प्रोविजन गारंटी द राइट ऑफ द सिटीजन एज एन इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ विच बिलोंग। देखिए मैंने दोनों प्रोविजन पढ़ा है। एक में उसने बताया कि माइनॉरिटीज को अधिकार है अपना इंस्टीट्यूशन खोलने का, अपनी लैंग्वेज बचाने का। दूसरा मैंने बताया कि सभी को बराबर का अधिकार है जो स्टेट के द्वारा चला रहा है। तो उसी को इसने यहाँ पर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको समझो क्या कह रहा है। कि जो पहला है वो बोलता है प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ द, ठीक है, यानी कि उन सभी का राइट को प्रोटेक्ट करके चलता है कि आपके कोई भी विभेद नहीं करेगा अगर आपके पास पर्टिकुलरली कोई लैंग्वेज है। दूसरा क्या बोलता है, वो ये कहता है कि जो सेकेंड प्रोविजन है वो क्या कहता है कि गारंटी लेता है राइट ऑफ द सिटीजन एज एन इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव कम्युनिटी टू द विच इज बिलोंग, जिस जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको पर्टिकुलरली कम्युनिटी से मानकर उसमें विभेद नहीं करेगा और बराबर का अधिकार आगे दिलाएगा। जैसे आर्टिकल 19 क्या करता है, ग्रांट्स, क्या करता है, ग्रांट्स द प्रोटेक्शन बोथ द रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखो मेरी बात समझो, जो आर्टिकल 29 है वो धार्मिक तरीके से, अगर धार्मिक तरीके से देखा जाए, कुछ लोग क्या है
कुछ लोग हैं जैसे हिंदुओं का हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है। अल्पसंख्यक में देखा जाए या मतलब मैं उनको बोलूँ माइनॉरिटीज़ में देखा जाए तो मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख एंड क्रिश्चियन ये सभी क्या है माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये धर्म के अकॉर्डिंग क्या हुए माइनॉरिटीज़ हुए। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर भाषा कौन कम बोल रहा है, जैसे हिंदी बोलने वाले ज़्यादा भाषी हैं, तो उनको तो बचा के चल ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट उनको भी बचाएगी जो तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी ये सभी बोलती, इनको भी बचा कर चलेगी। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये माइनॉरिटीज हुई। ठीक है, ठीक है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ द आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली restricted to the minorities only as it is commonly assumed. This is because the यूज ऑफ द वर्ड सेक्शन, उसने एक वर्ड किसको यूज किया, सेक्शन को, सिटीजन इन द आर्टिकल दैट इंक्लूड द माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। देखिए मैंने आर्टिकल 29 को क्यों इतना बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा है, मेजोरिटी को भी लेकर चल रहा है और माइनॉरिटी को भी लेकर चल रहा है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट है वो और भी यानी बातों को हेल्ड करके चलता है, वो कंजर्व करके चलता है राइट को, किसका, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है, और इंक्लूड करके चलता है राइट एजिटेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, हेंस अगर मैं बोलूँ पॉलिटिकल स्पीचेस देखा जाए जो प्रोमिस मेड फॉर द कंजर्वेशन, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल स्पीचेस हैं जो यानी कि प्रोमिस करती हैं बनाने के लिए क्या, कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को कंजर्व करके चलेंगे किसी भी सेक्शन हो, किसी भी रीजन का। ठीक है, डज नॉट अमाउंट टू यानी कि करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। ये इसके अंदर कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं लिया जाएगा जिस करप्ट तरीके से कि आप किसी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना अमाउंट मेरे को दे जाओ और इसके बाद मैं तुम्हें ये प्रैक्टिस करने दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी को कंजर्व करके चलेंगे। उसके बाद हमारा जाता है आर्टिकल 30। आर्टिकल मैं सीधा क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आर्टिकल 30 ये बोल रहा है कि आपको अधिकार है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज को अधिकार है टू इस्टेब्लिश, मतलब किसी भी संस्था को इस्टेब्लिश करने का, एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए उसको माइनॉरिटीज को अधिकार है कि वो अपना कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे बनाकर चल सकते हैं, जैसे मुस्लिम में मदरसा। ठीक है, मैं मदरसा क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो बात हो रही है, आर्टिकल जो 30 है वो ग्रांट मतलब यानी कि परमिशन देता है फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स देता है, वेदर द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक, वो चाहे रिलीजियस हो, धार्मिक हो, चाहे वो भाषिक हो, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब भाषाइक हो। ठीक है, तो ऑल द माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, shall have the right to establish and administer the educational institution of their choice। उनके पास अधिकार है किसका, इस्टेब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसके, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे पहला है कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट, कुछ अगर कंपनसेशन लेना जाएगा तो अमाउंट फिक्स की जाएगी स्टेट के द्वारा, कंपलसरी है। ठीक है, एक्वाजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप मान लो एक्वाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको लेनी पड़ेगी जब आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, और ये shall not restrict और एब्रोगेट राइट टू गारंटीड बाय देम, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा और कोई जरूरी नहीं है कि आपकी गारंटी ली जाएगी आगे तक के लिए। दूसरी बात, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय, ये जो प्रोविजन था उसको ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, जिसमें बोला गया कि आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को इस संबंध में। ठीक है, जिसके बाद ये बात आई कि जो एक्ट है वो डिलीट कर दिया गया, द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट टू द प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31 जो था उसको यानी कि क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हमारे पास उस समय आई थी, तभी ये 44th अमेंडमेंट लाया गया था। तो इसी को मैंने पीछे बता दिया कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हो या कुछ यानी कि इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए कभी कभी स्टेट कुछ ना कुछ इम्पोजिशन मतलब यानी कि कुछ ना कुछ रुपए या कुछ ना कुछ आपसे अमाउंट लेती है।
जो फिक्स किया गया है किसी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, इस रिगार्ड में अगर देखा जाए, ग्रांटिंग एड एंड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जब वो यानी कि कोई भी धन के लिए परमिशन देती है, क्या कोई भी धन के लिए परमिशन देती है, तो स्टेट शैल नॉट हैव डिस्क्रिमिनेट, स्टेट क्या करती है, मतभेद नहीं करती है अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो मैनेज की जाती है बाई किसके द्वारा, माइनॉरिटी के द्वारा। कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर दे रही है तो सबको देगी। ठीक है, दस द प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, thus the protection under Article 30 is confined only minorities, religious or the linguistic। कहने का मतलब यहाँ जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 30 वो कन्फाइन किया गया है ओनली किसके लिए, केवल माइनॉरिटीज के लिए, और भी किस बेसिस पर, रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद है एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ ए सिटीजन, यानी कि उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है किसी भी सेक्शन को ऑफ सिटीजन का अंडर आर्टिकल 29। अब मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे हालांकि जो टर्म है माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया गया है एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उस यानी कि उस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है कि एक्चुअल में माइनॉरिटी क्या है। लेकिन हम लोग हमारे क्रियाकलापों से समझ लेते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी, इसमें माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी, मेजोरिटी में क्या है, हिंदू है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन स्टेट वाइज भी अगर देखा जाए तो अब JNK में चले जाइए तो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी हो गया, पूरे भारत की बात लें तो हिंदू मेजोरिटी में हो गया। ठीक है, तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी में आप डिफरेंस समझें, इसीलिए कोई उसके लिए डेफिनेशन नहीं दी गई है। राइट अंडर आर्टिकल 30 जो है आल्सो इंक्लूड करके चलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी, जो इम्पार्ट करता है एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रेन एंड इन इट्स ओन लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं यहाँ पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है उसमें से कि इंस्टीट्यूशन डेट सीक द रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको मौका मिल रहा है कहाँ से, स्टेट से, किसका किसका मिल रहा है, एड मतलब धन मिल रहा है, और रिकॉग्निशन मतलब मान्यता मिल रही है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। उसके बाद बी पार्ट जो है वो बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशन डेट सीक द ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट नॉट एड, यानी कि उसको मान्यता तो मिल गई हमारी गवर्नमेंट से लेकिन उससे कोई धन नहीं मिला, तो इस प्रकार का यानी कि एक मतलब इंस्टीट्यूशन हो गया। तीसरा क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशन डेट नाइदर सीक अ रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको यानी कि राज्य से यानी कि सहायता भी नहीं मिल रही है और उसे यानी कि मतलब मैं अगर बोल लूँ तो उसे मान्यता भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को मैं ये बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों या प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करता है। इसलिए आप बातें समझ गए मेरी, और मैं आगे बढ़ता हूँ जो इसमें आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ कुछ पर्टिकुलरली एग्जांपल्स, कुछ ऐसे यानी कि इंस्टीट्यूशन जो मतलब माइनॉरिटीज द्वारा खोले गए हैं, लेकिन उसमें क्या किया गया है, स्टेट ना तो उसमें यानी कि उनको एड मतलब फंड दे रहा है और ना ही उनको मान्यता दे रहा है, वो अपने बिल पर चल रहा है। ठीक है, ओके। The institution of the first and the second type are subjected to regulatory power of the state with regard to the syllabus prescriptions। मतलब पहला और जो दूसरा मैंने बताया A एंड B को, उसमें इसने बताया कि उसके पास रेगुलेटरी पावर है कि रेगुलेट करके चलेंगे ऑफ द स्टेट को विद रिगार्ड, उसमें क्या होगा, सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन होगा कि क्या सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होगा, उसका डिसिप्लिन क्या होगा, ये सभी चीजें उसमें बताई जाएंगी। सैनिटेशन का यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट्स यानी कि टीचिंग स्टेप, यानी कि उसमें जो टीचिंग स्टेप होगा किस चीज को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, सभी चीजें उसमें मेंशन होगी। बट जो यानी कि थर्ड टाइप जो यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ये बताया गया आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स, उसमें अपने प्रकार का अफेयर्स चलाना चाहेगी, जिस तरीके से जो उनसे शिक्षा देना चाहे उस तरीके से दे सकता है, क्योंकि उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसने ना तो मान्यता दी है और ना ही उसे कोई फंड या
ऐड कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी अनुदान नहीं मिला स्टेट से। सो ऑपरेशन यानी कि सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज लाइक द, जैसे मैं अगर बोलूँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ और द लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ एंड द इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड सो ऑन, इस टाइप के कुछ फेयर्स देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है। इन द जजमेंट ऑफ द डिलीवर्ड इन द सिक्योरिटी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज, एक कॉलेज था जिसके केस देखने को मिला था 2007 में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, जिसने समराइज किया जनरल यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। पहला उसका अगर देखा जाए तो उसमें क्या बता रहा है कि राइट टू माइनॉरिटीज यानी कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर राइट मतलब अधिकार है माइनॉरिटीज को टू एस्टेब्लिश करने के लिए एंड एडमिनिस्टर करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑफ देयर चॉइसेस के, ठीक है, एंड कंप्राइजेस द फॉलोइंग राइट्स। जैसे पहला क्या है कि टू चूज द गवर्निंग बॉडी in whom founder of the institution have faith and the confidence to conduct the manage affairs of the institution। यानी कि हमें अधिकार है चूज करने का गवर्निंग बॉडी को जिसमें हमें यानी कि जो फाउंडर है ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जिसके अंदर आस्था है, कॉन्फिडेंस है, कंडक्ट करा सकता है किसी भी अफेयर्स को ऑफ द इंस्टीट्यूशन को। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि टू अपॉइंट टीचिंग स्टेप, हम किसी भी टीचिंग स्टेप को यानी कि अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके और लेक्चरर को ला सकते हैं या वो मास्टर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल्स एज ए नॉन टीचिंग स्टेप्स, कोई भी नॉन टीचिंग स्टेप्स ला सकते हैं वो, यानी कि उसको खुद की स्वतंत्रता है, वो जिस तरीके का रखना चाहे रखे। लेकिन जो स्टेट वाला है, स्टेट जिसमें यानी कि अनुदान दिया है, मान्यता दी है, उसमें स्टेट कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगा कि किस टाइप का इसमें स्टेप चलेगा, किस टाइप का टीचिंग स्टेप चलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, अपने हिसाब से वो जिस तरीके का यानी कि मतलब क्राइटेरिया लगाएगा कि इस प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, तो एडमिट करेगा एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लेगा। सेट यू यानी कि रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, उसके लिए कुछ ना कुछ रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फी स्ट्रक्चर मतलब लगाते हैं, आपको महंगे से महंगी फीस मिलेगी, महंगे से जैसे मॉडर्न स्कूल जो हो गए आजकल के डेट में, वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। अपना फी स्ट्रक्चर लगाते हैं, अपना यानी कि अपना मतलब टीचिंग स्टेप एंड नॉन टीचिंग स्टेप अलग अलग तरीके से बनाते हैं, महंगे महंगे सब कुछ होता है, तो वहाँ पर महंगी महंगी फीस भी बढ़ती है, सब कुछ महंगा महंगा होता है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। टू यूज इट्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अपने यानी कि जो यानी कि प्रॉपर्टीज है उसके एसेट्स को यानी कि यूज करता है, प्रॉपर्टीज को यूज करता है, किस लिए, खाली बेनिफिट्स के लिए ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 30 का ही जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि जो आर्टिकल 30 है वो कन्फर करके चलता है ऑन द माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज ओनली टू इंश्योर द इक्वलिटी विद द मेजोरिटी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इंश्योर करके चलता है कि इक्वलिटी रहेगी मेजोरिटी से, not to intend the to place the minority in a more advantageous position vis-a-vis majority। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर माइनॉरिटी को ये मत समझ के चलिएगा कि हम माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने का प्रावधान दे रहे हैं। आर्टिकल 30 ये क्या करता है, उन केसेस में जिसमें हमारे माइनॉरिटीज कमजोर पड़ रहे हैं तो उनको बराबर लाने का अधिकार देता है, ना कि उनसे ऊपर, ठीक है, तो बराबर तक का अधिकार देता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई उनको फालतू अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात होगी। उसके बाद है देर आर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द माइनॉरिटीज। यहाँ पर उसके विपरीत भी डिस्क्रिमिनेशन है, किसके फेवर में, माइनॉरिटीज के। जनरल लॉ ऑफ द लैंड रिलेटिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी आ जाएगा, सोशल वेलफेयर आ जाएगा, पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा, मॉरलिटी एंड हेल्थ एंड द सैनिटेशन टैक्सेशन, ये सभी सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं। ये सभी एप्लीकेबल होंगे सभी पे, विल इक्वली अप्लाई टू माइनॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन आल्सो, ठीक है।
उसके बाद मैं बात करूं तीसरा क्या बोलता है कि राइट टू स्टेब्लिश, उनको अधिकार है स्टेब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, नॉट टू एब्सोल्यूट, पूर्ण तरीके से जैसे तरीके से वो चाहें उस तरीके से नहीं, नॉर डज इट इंक्लूड द राइट टू मेला या मेला एडमिनिस्टर्स, ठीक है, मेल एडमिनिस्टर, वो चाहे जिस तरीके से अपना यानी कि रेगुलेशन रूल रेगुलेशन चलाना चाहे चलाएंगे। देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर्स, यहाँ पर क्या होगा, कुछ रेगुलेटरी मेजर्स होंगे फॉर द इंश्योरिंग एजुकेशनल करेक्टर्स एंड स्टैंडर्ड मेंटेनिंग द एकेडमिक एक्सलेंस। देयर कैन बी चेक्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप चेक करने के क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे, चेक्स कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, तो चेक करने का क्राइटेरिया मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन एज आर नेसेसरी, ये जरूरी है किसके लिए, टू इंश्योर करने के लिए दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज एफिशिएंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही एफिशिएंट है एंड साउंड सो एज द सर्व टू एकेडमिक नीड द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में अगर बात करूं रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट, जो स्टेट के द्वारा कुछ रेगुलेशन बनाई गई हैं जो कंसर्न करके चल रहा है जनरली वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चों के हित में और टीचर के हित में। रेगुलेशन लाइंग डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेगुलेशन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि किस क्वालिफिकेशन के बेस पर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं टीचर्स को, ठीक है। आल्सो कंडीशन फॉर द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जैसे नॉन टीचिंग स्टेप में अगर बात करूँ तो उनका यानी कि सर्विस करने का क्या क्राइटेरिया वो भी, यानी कि यहाँ पर उन्हें बंधुआ मजदूर ना बना के रखा जाए, ठीक है। रेगुलेशन टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो प्रिवेंट करके चलता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड यानी कि जो रेगुलेशन प्रिस्क्राइबिंग द, यानी कि जिसमें सिलेबस, जो सिलेबस मैंने बताया उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि आप यहाँ पर जो रेगुलेशन है उसके अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय उसका हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है। करिकुलम क्या है ऑफ स्टडी का वो सभी बताना पड़ेगा आपको, फॉल अंडर द दिस कैटेगरी। सच ऑब्लिगेशंस डू नॉट इन एनी मैनर, यानी कि किसी भी मैनर में नहीं होना चाहिए इंटरफेयर विद द राइट अंडर आर्टिकल 31। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि जो सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट्स बीइंग मेट। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जैसे जो सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी, जो सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, उसको यानी कि बनाया जाएगा आगे के लिए। उसमें अगर बात करें तो ये हो जाता है द अनएड माइनॉरिटी, द अनएड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल हैव फ्रीडम, उसके पास क्या है, आज़ादी है, टू अपॉइंट करने के लिए टीचर्स लेक्चरर्स बाय द, यानी कि जो अडॉप्ट किया गया है एनी रैशनल प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन, किस प्रोसीजर पे लिया गया है वो सब उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। उसके बाद बात आती है कि फिफ्थ नंबर ये बोलता है एक्सटेंशन ऑफ द एड एंड द स्टेट बाय द स्टेट। कहने का मतलब है एक्सटेंशन जो बाहरी तरीके से अगर देखा जाए ऑफ स्टेट मिल, यानी कि एड मिल रहा है बाय द स्टेट, यानी कि एंड डज नॉट अल्टर द नेचर एंड करेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप उनमें कोई इंटरफेयर करें, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है द कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट, जो कंडीशन है कैन बी उससे क्या किया जा सकता है, इम्पोज किया सकती है बाय द स्टेट, इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एड एंड विदाउट हाउएवर डाइल्यूटिंग एंड अब, यानी कि अबराइडिंग, ठीक है, द राइट अंडर आर्टिकल 31। तो ये सभी हमने क्लियर कर लिया इस लेक्चर में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको बहुत कुछ समझने को मिल गया होगा। कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स मुझे लगे कि मैं उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पढ़ने में मैंने थोड़ा ही समय लिया और मैंने सोचा लेक्चर बनाना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नए लेक्चर में नए इरादे नए वादे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।